हेलो हेलो। हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब वापस से थोड़ा डिस्कशन बेटा हम लोग आज कर लेंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज है उन सारों को हम लोग डिस्कस करके खत्म कर देंगे। ठीक बच्चों, और इस टॉपिक्स को खत्म होने के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का बेटा एक मैं सीरीज लेके आऊंगा। उसमें जितने भी एजर्सन रीजन के पॉसिबिलिटीज होगी और जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर इस लिम्फॉइड ऑर्गन को खत्म करने के बाद कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं मूव करूंगा डिजीजेस पे। ठीक है, चलिए बेटा। तो क्योंकि जरूरी इसलिए है क्वेश्चन कराना, क्योंकि जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ रखा है कितना हमें चीजें याद हैं और कहां कहां पर हम गलतियां करते हैं, जब हम लोग यहां पर क्वेश्चन देख लेंगे तो हमें वो चीजें समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि हम लोग हर क्लास में करते हैं बेटा, इस क्लास में भी करेंगे क्या, क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्विक रिवीजन। चलिए, तो क्विक रिवीजन में हम लोग ने लास्ट क्लास में बेटा वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, मैं यहां पर एक चीज मेंशन करने वाला हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, वैक्सीनेशन, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, इन तीनों वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि क्या होता है वैक्सीनेशन। मतलब कि जब हम लोग वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे तो हमारी बॉडी उस वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और वैक्सीन क्या होता है, एक सस्पेंशन होता है। उस सस्पेंशन में क्या होता है बेटा, आपका लाइव एटीन्यूएटेड आपके पैथोजेंस होते हैं, या हो सकता है किल्ड पैथोजेंस हो। ठीक है, तो बहुत सारा चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक, अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर एक बार फिर से वैक्सीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो समझा दीजिएगा। तो आज मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाऊंगा। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं वैक्सीन को लेके कि अगर कभी पूछे कि वैक्सीन प्रोवाइड्स विच इम्यूनिटी, वैक्सीन्स विल प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो आप लोग हमेशा एक्टिव इम्यूनिटी को टिक करते हैं। नहीं बेटा, जैसे कि अगर हम लोग बता रहे हैं टिटनेस, टिटनेस अगर आपको जैसे इंजेक्शन लगता है बेटा, ठीक है, जब कभी चोट लग जाती है तो जो हमें इंजेक्शन लगता है तो उसमें हम लोग प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज ही देते हैं, प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही देते हैं। तो वो भी एक टाइप की इम्यूनिटी है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, तो मैंने आपको वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी का यूज हम लोग कर सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस में, मतलब बचाव करने में, किसी डिजीज का बचाव करने में। और पैसिव यूनिटी का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं उस टाइप में जिसमें हमको तुरंत जरूरत है, इंस्टेंट जरूरत है। जैसे हमको चोट लगी, तो हमें चोट लगने के बाद हो सकता है कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के स्पोर्स हमारे बॉडी में चले गए हों, तो उस टाइम पर उनको तुरंत किल करना है बेटा, तो हम लोग प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देंगे। तो वो इम्यूनिटी क्या कहलाएगी बेटा, आपकी पैसिव इम्यूनिटी। तो यहां पर ये गलतियां मत कीजिएगा। तो वैक्सीन विल प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बोथ, दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कौन सी, वैक्सीन। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन हम लोग उसको क्योंकि ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम ये चीज गलती कर जाते हैं। ठीक बेटा, तो वैक्सीन जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि टिटनेस की भी वैक्सीन होती हैं, आपकी डिप्थीरिया की भी वैक्सीन होती हैं, बोtulinum की भी वैक्सीन होती है। तो ये जो आपकी वैक्सीन है, ये एक्चुअली क्या है, आपकी पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने वाली वैक्सीन है। ठीक बच्चे, चलिए, तो अब हम लोग इसको अगर डिस्कस कर लिए तो आइए बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो हमने हमने क्विक रिवीजन किया। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले मैंने क्या बोला था कि आपको मैं वैक्सीन का क्या पढ़ाऊंगा बेटा, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वही चीज जो मैंने बोली थी वही, वैक्सीन प्रोवाइड टेम्परेरी और परमानेंट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, क्योंकि बच्चों का डाउट आ रहा था इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। ठीक है, सुनना बात ध्यान से। जैसे कि अगर हमने बात किया कि कोई एंटीजन है, कोई एंटीजन, वैक्सीन, वैक्सीन ले लेते हैं, कोई वैक्सीन है,
ठीक बेटा। और वैक्सीन में क्या क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था। ठीक है, तो इसमें किसी के लिए किसी के खिलाफ क्या होंगे बेटा, मतलब किसी का एंटीजन होगा। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, वैक्सीन के अंदर क्या है, एंटीजन। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये किसी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखें, ये है बेटा नालायक लड़का। कौन है बेटा, ये एक नालायक लड़का है। ठीक है, आप लोग की तरह, है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा कि अब ये एंटीजन क्या करने वाला है, इसके बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, एंटर कर गया। जब ये एंटीजन को हमने इनमें क्या, वैक्सीन को एंटर अपने आप तो करेगा नहीं, सिंपल सी बात है, या तो हम लोग उसको ओरली देंगे या तो हम लोग उसको किसके थ्रू दे सकते हैं बेटा, इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर वैक्सीन का इंजेक्शन लगा दिया। इसमें क्या है, एंटीजन है बेटा। ठीक है, अब ये बॉडी में एंटर करने के बाद, सुनते रहना, एकदम इजी है बेटा, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको इंजेक्शन लगाया, तो अब ये जो एंटीजन है इन बरखुरदार के, ठीक है, ये जो नालायक लड़का है, इसके बॉडी में पहुंचेगा, और बॉडी में पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगा, एक्चुअली लिम्फ नोड्स में। लेकिन लिम्फ नोड में पहुंचने से पहले इसको सामना करना पड़ेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती हैं बेटा आपकी, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड लैंगरहैंसिया डेंड्राइटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। आ गई बात समझ में? अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसको ये कहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये पहुंच जाएंगे बेटा आपका लिम्फ नोड्स में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लिम्फ नोड्स में पहुंच गए। और लिम्फ नोड में पहुंचने के बाद उसके बाद क्या होगा बताओ, टी हेल्पर से इंटरेक्शन होगा, टी हेल्पर सेल। याद आ रही है, टी हेल्पर सेल। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का इंटरेक्शन किससे होगा, टी हेल्पर सेल। अब ये टी हेल्पर सेल क्या करती थी, एक तो अगर आपको याद आ रहा होगा कि इट स्टूमुलेट्स किसको, बी लिम्फोसाइट्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसको, बी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ जानी भी चाहिए, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बेटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी आपकी, बहुत अच्छे, क्या, एक तो प्लाज्मा सेल्स, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अफेक्टर सेल्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अफेक्टर सेल्स। और एक क्या बनाएगी, ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, और एक क्या बनाएगी बेटा आपकी, बी मेमोरी। बी मेमोरी। आ गई बात समझ में? ठीक, चलिए, ठीक। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, अब टी हेल्पर सेल भी डिफरेंशिएट होगी। टी हेल्पर सेल एक तो स्टिमुलेट करती है, और ये डिफरेंशिएट होगी एक तो टी किलर सेल्स। टी किलर सेल्स बना लिया बेटा, इसको हम लोग CD8 सेल्स बनते हैं, और ये एक्चुअली क्या होती है आपकी, अफेक्टर सेल्स। और एक टी हेल्पर सेल कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, टी मेमोरी में। तो मुझे बताइए कि अब देखो, ये टी मेमोरी और बी मेमोरी, ये जो एंटीजन है, इसकी मेमोरी इसने स्टोर कर ली, किसने, टी मेमोरी और बी मेमोरी ने। किसकी बेटा, किसकी मेमोरी, जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया था, किसने स्टोर किया, टी मेमोरी ने और बी मेमोरी ने।
आ गई बात समझ में। और मैंने यही चीज आपको बताई थी कि वैक्सीन का जो बेसिस होता है वो क्या होता है बेटा, मेमोरी, जो कि किसमें मिलती है आपकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कम से कम नहीं तो मैंने ये चीज को इतनी बार रिपीट कर दिया बेटा कि अगर आप मेरे लेक्चर को अगर बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये चीज दिमाग में घर कर गई होगी और आपको अब वापस से किसी चीज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक बच्चों, चलिए तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये तो मैंने पहली बार बताया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी वैक्सीन का हमने इन्हीं बरखुरदार को, इन्हीं नालायक बच्चे को हमने क्या लगा दिया, बूस्टर डोज। बूस्टर डोज भी होती है बेटा, ठीक है। जैसे कि आपको जब वैक्सीन लगी होगी किसकी, कोरोना की, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको दो बार लगी होगी। एक तो आपकी लगी होगी पहली बार और दूसरी बार हमने बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी को और बूस्ट, इसलिए तो बूस्टर बोलते हैं क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को और बूस्ट करता है ताकि हमको कोरोना ना हो पाए। आगे बच्चे बात समझ में, ठीक है। अब इसी के बाद अगर हमने वापस से सेम एंटीजन, सेम एंटीजन अगर इनके अंदर, इनके अंदर, अरे जो बरखुरदार हैं भाई, चश्मा पहनना जरूरी है ना बेटा, पढ़ने वाला बच्चा है ना, नालायक है लेकिन पढ़ने वाला है, तुम लोग की तरह नहीं है सर, हम लोग भी अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, चलो मान लेता हूं बेटा अच्छे बच्चे हो तुम लोग, चलिए ठीक है बेटा। तो अब ये जो नालायक बच्चा है सेम एंटीजन से वापस से क्या होगा, ग्रसित होगा, तो कोई बात नहीं। अब यहां पर डायरेक्टली ये कहां पर पहुंच जाएगा, लिम्फ नोड में पहुंच जाएगा। अब किसी को एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। अब एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब एक्शन क्या होने वाला है, फास्ट होने वाला है, ठीक है। और ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा आपकी, डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा आपकी टी मेमोरी एंड बी मेमोरी, एंड बी मेमोरी से। आ गई बात समझ में, ठीक बच्चों। और टी मेमोरी अब वापस से बहुत तेजी से डिफरेंशिएट होकर बेटा, बहुत तेजी से टी मेमोरी डिफरेंशिएट होकर एक तो बनाएगी आपकी टी किलर सेल्स, और टी किलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफेक्टर सेल्स, टी किलर सेल्स। आ गई बात समझ में। और एक क्या बनाएगी आपकी टी मेमोरी के साथ साथ क्या बनाएगी बेटा, आपकी वापस से टी मेमोरी, मतलब अब और ज्यादा मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, अब और ज्यादा मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, पहले से ज्यादा मेमोरी सेल्स बन गई। देखिए आ गई बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम वही चीज बात करते हैं बी मेमोरी की, तो वही चीज बेटा कि बी मेमोरी और डिफरेंशिएट होकर बनाएगी और बी मेमोरी सेल। इसका मतलब मेरे बॉडी में अब और ज्यादा बी मेमोरी सेल्स बन गई, इसका मतलब अब मैंने और ज्यादा उसकी मेमोरी स्टोर कर ली बॉडी में। तो जितना ही जब अगर वो वापस से सेम एंटीजन आएगा बेटा, तो हमारी बॉडी बहुत फास्ट एंड विग्रस रिस्पॉन्स होगा, जिसको मैंने सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से आपको बताया था। और ये एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ही तो है ना बेटा, ठीक है। और एक बी मेमोरी बेटा डिफरेंशिएट होकर बना लेगी आपकी प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। अब देखो कितनी अच्छी बात हुई बेटा। और प्लाज्मा सेल फटाफट बहुत सारी क्या बना देंगे बेटा, आपकी एंटीबॉडीज। कितनी अच्छी बात है, देखिए कितनी अच्छी बात है। अब ये जो एंटीबॉडीज बन जाएंगी बेटा, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में रहेंगी। तो अगर कोरोना वायरस आया भी होगा, देखिए बहुत सारे लोगों को बेटा जब वैक्सीन लग गई होगी, तो ऐसा नहीं है कि वो कोरोना वायरस उनके बॉडी में गया नहीं होगा, बिल्कुल गया होगा, बिल्कुल गया होगा, लेकिन उसने डिजीज कॉज नहीं करा पाया। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास बहुत सारे भर भर के बहुत सारी क्या थी बेटा, एंटीबॉडीज थी और टी किलर सेल्स थी, जो कि उसको तुरंत एंटर करते ही डिस्ट्रॉय कर दे रही थी। तो अगर एंटर करते ही डिस्ट्रॉय कर देगी बेटा, तो उसको प्रोलीफरेट होने का टाइम नहीं मिलेगा वायरस को, और वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा,
ठीक है। और ये एक्चुअली मैंने क्या किया है बेटा, ये एक्चुअली मैंने इसके अंदर जब कॉज किया था, ये एक्चुअली क्या है आपका बूस्टर डोज। बूस्टर डोज आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको बार बार अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हर चीज को मैंने बता दिया है बेटा। तो अब आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया तो हम अब और आगे चल सकते हैं क्या बेटा? चलिए बेटा, तो अब ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आइए देखते हैं क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। चलिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये तो हम लोग बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? शायद मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाए कि मैंने कहां पर बताया था। सर आप ही नालायक हो, आप झूठ झूठ बोल देते हो कि बताए नहीं होगे। अभी समझ में आएगा। याद कीजिए वो पल जब मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। जब मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पर मैंने उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे। कोई बता पाएगा क्या? पहला था स्पेसिफिसिटी, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या था? डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात। थर्ड क्या था? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, बिल्कुल सही बात। और चौथा मैंने क्या बताया था? मेमोरी। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपको बताया था, समझाया भी था। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि अगर मैं बार बार उसी चीज को बताऊं तो आपको हर एक चीज, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे होंगे। ठीक बच्चे, चलिए, तो मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो थर्ड वाला पॉइंट बताया मैंने कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होता है, एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की कि हमारे खुद का सेल्फ एंटीजन कौन सा है और फॉरेन एंटीजन कौन सा है। और अगर कभी किसी टाइम पे ऐसा हो गया कि ये वाली जो हमारी फंक्शनिंग थी या ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक था, अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को हमारा इम्यून सिस्टम लूज कर दे, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हमारे ही एंटीजन को नहीं पहचान पाते। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, तभी तो हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, वो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने और पराये में भेद कर पाता है। ठीक है, अब कैसे भेद करता है, जब मैं लिम्फोइड टिश्यू पढ़ाऊंगा तो मैं वापस से वहां पर एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, जिसको आप कभी ना जानते हो, तो आपको शक पैदा होगा, हो सकता है चोर वगैरह हो तो मार के भगा दोगे उसको। ठीक है, लेकिन अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह आए, ठीक है सर, उनको भी मार के भगा देंगे, वो लोग भी बहुत दुष्ट हैं, हम लोग से मार्क्स वगैरह पूछते रहते हैं। चलिए, खैर उसकी बात बाद में डिबेट करेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा कि मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, उसमें जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने और पराये में भेद कर पाता है। और अगर ये अपने और पराये में भेद करना बंद कर दे, इसका मतलब आप अपने ही रिलेटिव को पीट के भगा दोगे। वो उसी टाइप का है बेटा हमारा इम्यून सिस्टम भी, कि कभी कभी क्या होता है, किसी जेनेटिक उसके कारण या क्या कुछ ऐसे हेरिडिटिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसके कारण ये एबिलिटी हम लूज कर दें। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, होगा क्या बेटा, बताइए मुझे, बताइए मुझे क्या होगा इसमें। सिंपल सी बात है कि, एक मिनट बेटा, चलिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बेटा कि हमारे बॉडी के अंदर कैसी एबिलिटी है बेटा, तो इट लूजेस the ability, it loses the ability to distinguish
between self and non-self antigen. आ गई बात समझ में? इट लूजेस द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन. मुझे लगता है ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था वो आपको अब समझ में आ गया कि यहां पर हमने एबिलिटी को क्या कर दिया बेटा? लूज कर दिया. एबिलिटी क्या हो गई आपकी? लूज हो गई. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करेगा. हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही एंटीजन, कुछ पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ काम करने लगेगा. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून. खुद का इम्यून सिस्टम खुद के ही पार्ट को डिस्ट्रॉय करने लगेगा. ठीक बच्चे, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये एबिलिटी हम लोग अचीव कब करते हैं? तो याद रखिएगा, this ability is achieved during processing of lymphocytes. अब ये प्रोसेसिंग क्या होता है? जब अभी मैं लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा बेटा वहां पर. तो ये वाला पॉइंट में समझ, दिस एबिलिटी इज अचीव्ड ड्यूरिंग बेटा प्रोसेसिंग. ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा. प्रोसेसिंग के टाइम पर हम लोग बेटा इस एबिलिटी को अचीव करते हैं. ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट बनाऊंगा बेटा. ठीक है, और मैं इसको एक ट्रिक से बताऊंगा. और ये ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए बेटा. ये ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक याद रहेगी तो हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे. ठीक है, और इस ट्रिक को ध्यान से सुनना बेटा. अगर हम इस ट्रिक को बता रहे हैं तो इसका है MMR. ये हमने वैक्सीन होती है क्या बेटा? तो इसको हम लोग ने बना लिया क्या? ट्रिक. MMR, हिप्स. MMR हिप्स. इतनी डिजीज, उसके अलावा भी मैं कुछ डिजीज को नाम लूंगा, लेकिन इन डिजीज को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा बेटा. ठीक है, तो मैंने क्या बताया? MMR हिप्स वाली जो ट्रिक है ये आपको जरूर याद रखनी है. अब ये कैसे क्या होगा आइए देखते हैं बेटा. ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग फिर एक एक लाइन हम लोग सारी डिजीज में देख लेंगे. MMR ठीक है बच्चों, तो ये अपने को बात समझ में आ गई क्या? ये अपने को बात समझ में आ गई क्या? आनी भी चाहिए. तो ये वाली जो ट्रिक है बेटा ये अपने को याद रखनी है. ठीक है, चलिए MMR हिप्स. आइए अब सबसे पहले अगर हम M की बात करेंगे, सबको मैं बाद में अभी लास्ट में लिखवाऊंगा. ठीक है, M का मतलब होता है मायस्थेनिया ग्रेविस. मायस्थेनिया ग्रेविस. ये आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम M की बात कर रहे हैं बेटा तो ये है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस. बिलीव मानिए ये ट्रिक बेटा बहुत काम आएगी आपके, बहुत काम आएगी. मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक बच्चों, फिर अगर हम बात कर रहे हैं R की तो ये है बेटा आपका, ये है आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस. क्या बोला बेटा मैंने? रिमेटॉइड अर्थराइटिस. रिमेटॉइड
अर्थराइटिस। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए फिर आ गया एच। एच आपने नाम सुना भी होगा बेटा, हाशीमोटोज डिजीज। हाशीमोटो डिजीज, या इसको मैं एक चीज और बोल सकता हूं बेटा, बताऊंगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। हाशीमोटोज, हाशीमोटोज हाशीमोटोज थायरॉइडाइटिस, इन्फ्लामेशन इन थायराइड ग्लैंड। कैसे क्या होता है इसको अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे, कुछ देर में देखेंगे। ठीक बच्चों, फिर हमने क्या देखना है? आई फॉर। आई फॉर होता है बेटा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसी को हम लोग टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी बोल देते हैं। तो क्या क्या बोला बेटा मैंने? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब पी फॉर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, परनीशियस एनीमिया। ठीक बच्चों, पी फॉर है सोरियासिस, सोरियासिस, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सोरियोटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस। आ गई बात समझ में? ठीक बच्चों, ठीक, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, तो हम और आगे चलें। एक मिनट, सोरियासिस या सोरियोटिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस आ गई बच्चे बात समझ में? चलिए, और इस बार जो क्वेश्चन आया था, इस आया था क्वेश्चन इससे बेटा, बिल्कुल जाकर देखना, ये वाला ऑप्शन में था, एस फॉर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस, एरिथ्रेमेटोसस। आ गई बात समझ में? जबकि ये मेंशन्ड नहीं है बेटा, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, उसके बावजूद भी ये ऑप्शन में था। ठीक है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि जो एनसीईआरटी से जो बाहर क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, उसमें से ये वाला जो जो चैप्टर है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम लोग ये याद कर लिए। अगर हम लोग इसके अलावा भी हम लोग 3-4 डिजीजेस को देखेंगे, जैसे कि एक अगर हम बात करते हैं, आपने जरूर सुना होगा बेटा ग्रेव्स डिजीज। क्या सुना होगा? ग्रेव्स, ग्रेव्स डिजीज। ये भी क्या होती है आपकी? आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक आपने सुना होगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स, एडिसन्स डिजीज। आ गई बच्चे बात समझ में? और एक थर्ड और लास्ट में बता देता हूं बेटा, आपका विटिलिगो। और एक और लास्ट में बता देता हूं आपको, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। इन्फ्लामेटरी
इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीजेस, बॉवेल डिजीजेस, और इसमें दो आती हैं बेटा, ठीक है। एक आता है आपका क्रॉन्स डिजीज और एक आता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक आपका आता है क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, और एक आता है बेटा आपका अल्सरेटिव, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ज्यादा नहीं, हम लोग एक एक लाइन सब में देखेंगे और सारी डिजीज बेटा हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक बच्चों, एक बार आप इस डायग्राम को इसको आप पूरा देखिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, कुछ दिक्कत है तो बताइए। चलिए बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सारी डिजीजेस को पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था अभी, मायस्थेनिया, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से, यहां पर होता क्या है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। क्या बोला बेटा मैंने, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं बेटा, प्लीज इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इन सारे डिसऑर्डर्स को मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा आपको, उसके लास्ट में इन चैप्टर्स के जैसे कि अगर मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाया तो उसके लास्ट में ये सब डिसऑर्डर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब मुझे बताइए कि अगर आपने क्लास 11th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर पढ़ रखी होगी तो याद आ रहा होगा बेटा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके किसके बीच में होता है बेटा, मसल्स और नर्व के बीच में होता है, ठीक है। तो नर्व से एसिटाइल कोलिन निकल के जाते हैं आपका, और मोटर एंड प्लेट पर वो अटैच होते हैं, और मोटर एंड प्लेट पे ही होते हैं बेटा आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। तो अगर मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि एसिटाइल कोलिन के खिलाफ अगर रिसेप्टर बन जाएंगे तो वहां पर एसिटाइल कोलिन जुड़ नहीं पाएगा, और अगर जुड़ नहीं पाएगा तो वो मसल काम करना बंद कर देगी, और अगर वो मसल काम करना बंद कर जाएगी तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर वीकनेस। कोई डाउट वाली बात नहीं है। आ गई बात समझ में बेटा। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि यहां पर हो जाएगा मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस क्यों हुआ, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस क्यों होगा, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आपकी बेटा जो एसिटाइल कोलिन है वो जुड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जुड़ नहीं पाएगा तो वो मसल काम करना बंद कर देगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर वीकनेस। अगर आप याद रख पाओ, अगर आप याद रख पाओ, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बस मैं आपके कॉपी की शोभा बढ़ाने के लिए ये लिख जरूर देता हूं। याद रखिएगा कि यहां पर जो मेनली अफेक्ट होती हैं वो आई की मसल्स हो सकती हैं, चीक्स की मसल्स हो सकती हैं, चीक्स की मसल हो सकती हैं बेटा, या स्वेलोविंग, जो जिससे आप स्वेलो करते हो, स्वेलोविंग मसल्स भी हो सकती हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। और इसीलिए जब कभी आप एमबीबीएस पहुंच जाओगे तो देखोगे जो इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं बेटा, ठीक है, जो साइंस अपीयर होते हैं, उसमें जो पेशेंट आएगा वो बताएगा उसकी जो आईलिड्स रहेगी वो ड्रूपिंग आईलिड्स रहेगी, ठीक है, और उसको डबल डबल दिखेगा, ठीक है।
तो चलिए खैर इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। ये चीज मुझे अगर मैं बोलूं रेकमेंड करूं तो बस याद रखिएगा, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर विच में लीड टू मस्कुलर वीकनेस। तो ये हो गया यहां पर खत्म। एक एक लाइन बेटा हम लोग देख रहे हैं। फिर अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड है बेटा आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या बोला बेटा मैंने? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मुझे बताइए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी अगर आपने क्लास 11 पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपने इसको भी पढ़ा होगा बेटा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक्चुअली होता है एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट माइलिन शीथ। किसके खिलाफ बेटा? माइलिन शीथ के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। माइलिन शीथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पढ़े होंगे 11th में। तो उसी माइलिन शीथ की मैं बात कर रहा हूं जो कि आपका लीकिंग ऑफ आयंस को रोकते हैं, और इसीलिए यही कहीं पे आपने सॉल्टेटरी कंडक्शन नामक कोई चीज भी पढ़ी होगी। खैर चलिए, है ना। अगर आपको याद आ रहा होगा 11th में बेटा, और अगर नहीं याद आ रहा होगा तो आप लोग 11th को एक बार जरूर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप अगर क्लास 12th में है बेटा, तो अगर आपका इसी साल नीट निकालने का अगर मकसद है, तो आपको दोनों ही चीजों को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सिंपल सी एक बात बताऊं बेटा, कि लास्ट में आप जनवरी के बाद तो आप बेटा अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मतलब दिसंबर के बाद, ठीक है। तो उस टाइम पर आप बहुत ज्यादा 11th को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। 11th को रिवाइज तब कर पाएंगे जब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे इसका मतलब है कि आपको एनसीईआरटी से पूरा एक बार 11 या एक नहीं, कम से कम 2 से 3 बार उसको आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक बच्चों। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब इससे होता क्या है? हाइपोएस्थेसिस लीड्स, इससे भी बेटा मस्कुलर वीकनेस आएगी, इससे भी मस्कुलर वीकनेस आएगी। एक तो मैं मस्कुलर वीकनेस लिख देता हूं, कैसे आएगी वो हम लोग बाद में देखेंगे। कहां पर देखेंगे? एमबीबीएस में देखेंगे, ठीक है। और इससे हो सकता है बेटा हाइपोएस्थेसिस, हाइपोएस्थेसिस, या एक चीज अगर हम लोग और देखें, पैरास्थेसिस, पैरास्थेसिस, हाइपोएस्थेसिस या पैरास्थेसिस। आगे बच्चे बात समझ में? और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अगर वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की अगर मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे जब एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं जो चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं, बस वही चीज आपको बेटा याद रखनी है, ठीक बेटा। अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो थर्ड है आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस। आ गई बच्चे बात समझ में? तो मैंने क्या बोला? रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अर्थराइटिस का मतलब होता है आर्थ्रो, याद कीजिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब क्या होता है बेटा? जॉइंट्स, ठीक है। तो अर्थराइटिस, जहां पर भी आइटिस लग जाए उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो यहां पर क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। आ गई बात समझ में? तो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट लाइनिंग टिश्यू ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। लाइनिंग
टिश्यू ऑफ द जॉइंट्स बोथ साइड, ऐसे लिख देता हूं। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट lining tissue of joints both side आ गई बात समझ में बेटा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेमेटॉइड अर्थराइटिस। अब सुनना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बेटा आपको मेंशन करना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा है? लाइनिंग टिश्यू। क्या लिखा है? लाइनिंग टिश्यू। तो लाइनिंग टिश्यू में बेटा आपका एक तो होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। आइए, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है बेटा कैप्सूल। क्या होता है बेटा? कैप्सूल। और थर्ड होता है कार्टिलेज। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब याद रखना, यहां पर जो मैंने एंटीबॉडीज के बारे में लिखा है बेटा, मैंने क्या बोला? ये जो एंटीबॉडीज जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, ये जो एंटीबॉडीज जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, ध्यान से सुनना। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, एक्चुअली ये आईजीएम होती हैं। क्या होती है बेटा? आईजीएम। और इसी आईजीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमेटॉइड फैक्टर। रिमेटॉइड फैक्टर। इसी आईजीएम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आपका रिमेटॉइड फैक्टर। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको जॉइंट का एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। एक सिंपल डायग्राम देखेंगे ताकि आपको सिंपल सी चीजें याद रहें। बहुत अपन लोग बहुत हाई फाई डायग्राम नहीं देखेंगे बेटा। इसको उठा लूं, ये डायग्राम ले लेते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, यही डायग्राम लेते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये यही डायग्राम लेते हैं बेटा अपन। तो हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। फिर हम लोग चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, को ले आते हैं। चलो बेटा, तो आपको ये दिख रहा है क्या? तो मैंने क्या बोला? ये बोन है। यहाँ पे देखो क्या है? कैप्सूल भी है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी है, और आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन और फ्लूइड वगैरह भी है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी जॉइंट की हम बात कर रहे हैं बेटा। यहां पर जो जितनी भी जॉइनिंग टिश्यूज हैं, जैसे आर्टिकुलर कैप्सूल भी है, आपका बोन है, और बोन के ऊपर क्या होता है बेटा? आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है। और ये बीच में क्या होती है? आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो इन सब के खिलाफ क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी। होता क्या है, जब ये एंटीबॉडीज बन जाएगी बेटा, तो यहां पर
इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ बेटा इमोबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यहां पर एक्चुअली क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज में इरोजन्स होते हैं, ठीक है, और फाइब्रस टिश्यू की मिक्सिंग होने के कारण ये जॉइंट इमूवेबल हो जाता है। ठीक है, तो पेन्नस पार्टिकल्स यहां पर फॉर्मेशन होता है। मैं पेन्नस पार्टिकल्स की बात ज्यादा यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक डायग्राम डाल दिया ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं यहां पर अगर मेंशन कर दूं तो यहां पे पेन्नस पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। पेन्नस पार्टिकल डिपॉजिटेड into synovial fluid, और डिपॉजिट होने के कारण जॉइंट्स बिकम इमूवेबल। जॉइंट्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, इमूवेबल। तो हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसका यूज करके हम लोग इसको बचा लेंगे, लेकिन मैं ये एक आपका अंत बता रहा हूं कि ऐसा ये हो सकता है। ठीक बच्चों, चलिए, तो यहां पर मैंने रियोमेटॉइड आपको अर्थराइटिस भी बता दिया। अब मुझे बताइए कि चौथा जो पॉइंट मैंने बताया था, एमएमआर तो हो गया, अब मैंने फोर्थ पॉइंट जो बताया था दैट इज एच था, और एच का मतलब क्या होता है, हाशिमोटोज। हाशिमोटोज थायरॉइडाइटिस, ये भी बेटा आपका क्या, अब सुनना बात ध्यान से, मैं यहां पर एक चीज बोलने वाला हूं। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, याद रखिएगा क्या होगा बेटा इसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहा हूं तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। हाइपोसेक्रेशन ऑफ हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मैं यहां पर एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली होता क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोसेक्रेशन आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। तो सबसे पहले हमें ये रूल आउट करना पड़ता है कि भैया ये जो हाइपोसेक्रेशन है या जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण नहीं है, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण नहीं है। सबसे पहले हम लोग रूल आउट करेंगे, और रूल आउट करने का मतलब कि आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हमें ये देखने को मिल रहा है तो दैट इज हाशिमोटोज डिजीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इतना ही अपने को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, नाम भी बेटा अगर आप याद रख लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, इसके बाद क्या जाएगा, एच, और एच के बाद क्या आएगा बेटा, आई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, सिंपल सिंपल सा बेटा एक एक लाइन है, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज आर formed against beta cells, beta cells, beta cells of Langerhans.
लैंगरहैंस। ये कहां पर होता है? पेंक्रियाज में। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो होगा क्या इसमें? अब अगर बीटा सेल्स के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो बेटा यहां पर इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, नो इंसुलिन। नो इंसुलिन, ठीक है। और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। ये सारी चीजें बेटा हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। कहां पर? आपका हार्मोन वाले चैप्टर में, हाइपरग्लाइसेमिया। और भी चीजें होती हैं जैसे कि ग्लाइकोसूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड कीटो एसिडोसिस। ये सारे किसके होते हैं बेटा? आपके किसका? डायबिटीज के क्या होते हैं? आपके सिम्टम्स होते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। बस मैंने एक ही सिम्टम लिखा है जो कि है क्या है आपका? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। यहां पर इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं बेटा, इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि यहां पर बनी ही नहीं है, बीटा सेल्स है ही नहीं। अगर बीटा सेल्स नहीं होंगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात है बेटा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा और उसको बचपन से ही इंसुलिन लेना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर हो गया HIV हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पी। पी फॉर परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। इसको भी बेटा मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में, तो जो चैप्टर होता है आपका, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सुनना बात ध्यान से। यहां पर मैंने एक्चुअली ले ली एलिमेंट्री कैनाल। ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपको याद आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो ये मान लीजिए मैंने स्टमक में बता दिया, ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ का पार्ट मैंने स्टमक माना और यहाँ का इंटेस्टाइन माना। यहाँ का स्टमक है और यहाँ क्या है? इंटेस्टाइन है। और ये क्या है? सेल्स। और इन सेल्स को बेटा एक्चुअली हम बोलते हैं, इन सेल्स को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, बहुत फेमस सेल है बेटा। आगे बात सुन में, पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। और ये एक फैक्टर रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है CIF, कैसल इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? CIF। अब ये काम क्या करता है? सुनना बात ध्यान से। ये रिलीज हुआ यहां से, ये रिलीज हुआ यहां से, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है। और जो हम विटामिन B12 खाते हैं बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा, विटामिन B12, विटामिन B12, मान लीजिए ये क्या है बेटा? आपका विटामिन B12। ठीक है। और ये विटामिन B12 कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर से जब जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तभी ये इलियम में क्या हो पाएगा? एब्जॉर्ब हो पाएगा। ये वाला पार्ट मैंने क्या मान लिया? इलियम, ILEUM। इलियम में क्या हो पाएगा बेटा? एब्जॉर्ब हो पाएगा। आगे बात समझ में? ये आपका क्या मैंने बताया है? ये क्या है आपका? CIF। इसका मतलब क्या है कि अगर CIF नहीं होगा तो चाहे हम कितना भी विटामिन B12 खा लें, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक एनीमिया होता है जिसको हम लोग मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं।
आ गई बात समझ में? तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, विटामिन, ये सब पढ़ाता हूं बेटा, विटामिन B12 क्या करता है ये सब पढ़ाता हूं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है एक्चुअली मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोला बेटा मैंने? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मुझे बताइए कि यहां पर क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है? नहीं, यहां पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है। विटामिन B12 हम भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 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 याद रखिएगा कि जब तक अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो हम विटामिन B12 कितना भी अगर अवेलेबिलिटी है, विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। तो सुनना बात ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, यहां पर क्या बोला? antibodies are formed against, antibodies are formed against parietal cells और ऑक्जेंटिक सेल्स, और ऑक्जेंटिक सेल्स। और अगर पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स नहीं होंगी बेटा तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएगा, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएगा। और अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएगा तो नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक्स प्लेस, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक्स प्लेस। ठीक है, और मुझे बताओ बेटा कि अगर इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ तो अब जो एनीमिया होगी, अब जो एनीमिया होगी इसको हम क्या बोलेंगे? परनीशियस एनीमिया। तो दोनों में डिफरेंस समझना बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। देखिए मैंने पूरा आपको समझा दिया कि व्हाट इज परनीशियस एनीमिया। ठीक बच्चों, तो मैंने यहां पर दो एनीमिया लिखा, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया। में दोनों में ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में, लेकिन दोनों के कॉज अलग अलग है बेटा। यहां पर हमें विटामिन B12 मिल ही नहीं रहा है, डाइट में हम विटामिन B12 ले ही नहीं रहे हैं, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास भर भर के है। ठीक है, तो अगर हम डाइट में अगर विटामिन B12 लेंगे नहीं तो उसके कारण जो एनीमिया होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों बोलते हैं मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया बेटा? जब मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम तब मैं वहां पर इस चीज को जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर क्या मेंशन किया है? परनीशियस एनीमिया। और मार्क माय वर्ड्स, यहां पर CIF की डिफिशियंसी है। यहां पर हमारे डाइट में प्रॉपर तरीके से विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी है, लेकिन यहां पर CIF नहीं है। अगर CIF नहीं है तो नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक्स प्लेस विच में लीड टू परनीशियस एनीमिया। मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट को समझा पाऊं। ये है एक्चुअली क्या? आपका विटामिन B12 इलियम में बेटा ये एब्जॉर्ब होता है। कहां पर एब्जॉर्ब होता है बेटा? आपका इलियम में। ठीक है बच्चों, चलिए ये इसको देखिए फिर हम और आगे चलते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अब हम और आगे चल सकते हैं बेटा। अब एक पी और बच गया, और इस पी को हम लोग क्या नाम देंगे? सोरियासिस। सोरियासिस या सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस।
आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक, तो इसमें होता क्या है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। एक्चुअली अगर मैं बात करूं बेटा तो इसमें स्किन लीजन्स भी होते हैं, और क्योंकि अर्थराइटिस नाम ही जुड़ा हुआ है तो यहां पर इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स तो होगा ही। ठीक है, किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत वर्सटाइल डिजीज होती है, मतलब कि बहुत जगह बहुत सारी चीजों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। ठीक बेटा, तो मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर एक्चुअली होता क्या है, यहां पर इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। आ गई बात समझ में बेटा? और क्या हो सकता है, एक तो पहला ये हो गया, दूसरा एक पॉइंट अगर और याद रख पाए कि बेटा एक्चुअली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्किन लीजन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? स्किन लीजन्स, स्किन लीजन्स। और स्किन लीजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ड्राई स्किन हो जाएगी बेटा, है ना, रेडी पैचेस बनेंगे, रेडी रेड पैचेस, स्केली लीजन्स होंगे, स्केली लीजन्स, ड्राई स्किन होगी, बहुत सारी चीज होता है ड्राई स्किन। आ गई बात समझ में? ठीक, और अगर हम बात करें कि यहां पर जो नेल बेड्स होते हैं, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला बेटा कि जो नेल बेड्स होते हैं, नेल बेड्स वो एक्चुअली डिटैच होते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? नेल बेड्स डिटैच्ड, नेल बेड डिटैच्ड, नेल बेड डिटैच्ड, आपका बेटा जो ये होता है ये। ठीक है, और एक चीज और हो सकती है, फिंगर्स क्या हो सकती हैं? स्वेलन हो सकती हैं, स्वेलन फिंगर्स, स्वेलन फिंगर्स। ठीक बच्चा, तो नेल बेड्स क्या हो गए? डिटैच हो गए, और स्वेलन फिंगर्स हो गई। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, मैंने एक बेसिक चीजें आपको यहां पर बता दिया। अब सोरियासिस, अब हिप्स, ठीक है। अब लास्ट क्या मैंने बताना है? सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस, सिस्टमिक, या एसएलई डायरेक्टली लिख देता हूं, एसएलई ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पर तो मैंने पूरा फुल फॉर्म लिख ही दिया है। एसएलई शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? एसएलई। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी अर्थराइटिस होती है, हाँ, इसमें भी अर्थराइटिस होगा, हेयर लॉस हो सकता है, फीवर आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें भी देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसमें एक कैरेक्टराइज बटरफ्लाई रैशेस ऑन द चीक्स। ठीक है, ये चीज याद रख पाओ तो याद रख पाना, रखना, कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई रैशेस ऑन द चीक्स। ठीक बच्चों, तो यहां पर हमने एसएलई को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर जितने भी आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स थे, जो मेन थे, वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब लास्टली अगर हम बात करेंगे, अगर लास्टली हम बात करेंगे, तो एक तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको? ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। याद रखना बच्चों, अगर हम ग्रेव्स डिजीज की बात करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है? हाइपो, हाइपो एड्रिनलिज्म होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ठीक है,
ठीक ठीक है, क्या बोला मैंने, सॉरी ग्रेव्स डिजीज, हाइपर, सॉरी सॉरी, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। मैंने क्या बोला, ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है बेटा आपका, आपने पढ़ा होगा अगर थायरॉक्सिन हार्मोन, तो एक तो आपने पढ़ा होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या पढ़ा होगा बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या होता है, एक्सोप्थेल्मोस गॉइटर, याद याद करो। यहां पर जो आई बॉल्स होती हैं वो प्रोट्रूडेड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहां पर कि बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसी को हम लोग टॉक्सिक गॉइटर के नाम से भी जानते हैं बेटा, इसको हम लोग टॉक्सिक गॉइटर, टॉक्सिक गॉइटर क्यों, क्योंकि यहां पर भी थायराइड ग्लैंड का साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, टॉक्सिक गॉइटर। या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक। चलिए, तो ग्रेव्स डिजीज भी हो गई हमारी, ठीक। एक मैं बेटा और बताना चाहूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज। और अगर हम एडिसन्स डिजीज की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में भी ध्यान रखना बेटा। यहां पर एक्चुअली क्या होता है आपका, बताइए, बताइए बेटा, यहां पर क्या होगा, क्या होगा बेटा यहां पे, बताइए। हाइपो, हाइपो, हाइपो एड्रिनलिज्म, क्या होगा बेटा, हाइपो एड्रिनलिज्म, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो हार्मोन अगर आपको याद आ रहे होंगे बेटा, दो हार्मोन्स अगर याद आ रहे होंगे, तो एक तो अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो कॉर्टिसोल नाम सुना होगा बेटा, कॉर्टिसोल। और एक क्या होता है आपका, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। तो इन दोनों हार्मोन की क्या होती है, यहां पर कमी हो जाती है, हाइपोसेक्रेशन होता है। आ गई बात समझ में, तो क्या होता है, एडिसन डिजीज, ठीक। एक और होता है बेटा, विटिलिगो, बस नाम याद रख लेना, बस नाम याद रख लेना, विटिलिगो। अगर आपने अपने इर्द गिर्द बेटा किसी को देखा होगा कि बहुत वाइट वाइट कलर के पूरे बॉडी पे चकते पड़े होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, वही एक्चुअली क्या होता है, विटिलिगो। और विटिलिगो को एल्बिनिज्म से कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। एल्बिनिज्म में क्या होती है कि पूरा चीज है, मतलब पूरा बॉडी वाइट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कैरेक्टराइज्ड पैचेस होते हैं ऑन द स्किन। तो इसको मैं लिख देता हूं, बस सिंपल सा एक एक चीज, एक एक वर्ड बस, कैरेक्टराइज्ड स्किन पैचेस। आ गई बात समझ में, तो ये क्या हो गया आपका, विटिलिगो, ठीक है। और लास्टली मैंने क्या बताया था बेटा, आपका इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज थी। इसमें क्या होते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, मतलब कि पेट में क्या हो जाएंगे बेटा, पेट का मतलब, कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आपके इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे ज्यादा चीजें आपको वहां पर याद नहीं रखनी है। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने बताया बेटा आपको, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है ना बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तक ही इसको कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम क्या था बेटा आपका, लिम्फॉइड ऑर्गन। वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको हार्डली 10 मिनट में वो टॉपिक बेटा खत्म हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये सारे डिजीजेस को एक बार आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार अगेन एंड अगेन इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक बच्चों। चलिए, फिर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बेटा। मैंने अगेन आपको बोला है कि अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस चीज का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा,
ठीक बच्चों, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज अपने कलीग्स को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स का फायदा मिल पाए। ठीक बच्चों, चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मस्त से तरीके से बेटा पढ़ाई भी कीजिए। थैंक यू बेटा।